नमस्कार, मैं सरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अब तालाब में ही नहीं, बायोफ्लॉक में भी कर सकेंगे मछली पालन। सहजन की खेती करें, अच्छी आय कमाएं। आजकल कृषि क्षेत्र में नई नई तकनीकें इजाद हो रही हैं, जिससे सभी किसानों को फायदा हो रहा है। खासकर छोटे किसानों के लिहाज से देखें तो अभी मछली पालन की नई विधा काफी प्रचलित हो रही है और वो है कंटेनरों में मछली का पालन। इस प्रणाली से किसान छोटी सी जगह में मछली पालन करके अच्छा आमदनी कमा सकते हैं। तो चलिए इस बारे में विस्तार से जानते हैं डॉक्टर AK सिंह से। आधुनिक दौर में मछली पालन की एक नई तकनीक को ज्यादातर अपनाया जा रहा है। इस तकनीक द्वारा कम लागत और कम पानी में ज्यादा मछलियों का पालन किया जा सकता है। इसको बायोफ्लॉक तकनीक से जाना जाता है। किसान भाइयों, आप मछली पालन के बारे में जानते हैं, इसकी जानकारी आपको पहले से है। मछली पालन में एक तालाब का होना जरूरी होता है जिसमें सालों भर पानी रह सके, और उसमें जो मछली के बीज डालते हैं वो हमारा 8 से 10 महीने में ही वो बड़ा हो पाता है और बेचने लायक होता है, तब उसे निकालते हैं। आज हम आपको एक ऐसी तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आप कम जगह में बिना तालाब के भी आप मछली पालन कर सकते हैं और पानी की आवश्यकता इसमें काफ़ी कम होती है। इस तकनीक को कहते हैं बायोफ्लॉक। इसके लिए आपको एक बड़े टैंक की आवश्यकता होगी। ये टैंक आप छत पर भी बना सकते हैं या ज़मीन पर जहाँ भी खाली जगह हो वहाँ बना सकते हैं। साधारणतः ये टैंक में लगभग 25,000 लीटर पानी रखा जाता है। आपको बता दें कि इस तकनीक में 24 घंटे बिजली की व्यवस्था रखनी चाहिए। इसमें एक एरोबिक बैक्टीरिया पलता है जिसे जीवित रहने के लिए हमेशा हवा की आवश्यकता पड़ती है। इस सिस्टम में बिना बिजली के मछली पालन नहीं हो सकता है। आवश्यक संसाधन सीमेंट टैंक, टारपोलिन टैंक, एयरेशन सिस्टम, बिजली की उपलब्धता, प्रोबायोटिक्स, मत्स्य बीज आदि। बायोफ्लॉक हेतु टैंक का आकार ये लगभग 5 से 10,000 लीटर हो सकते हैं, जिसका आकार लंबाई 15 फीट, लगभग चौड़ाई 15 फीट तथा गहराई 4 फीट रखते हैं। लेकिन अब ये बायोफ्लॉक को डेवलप करने के लिए, को बनाने के लिए आपको विशेष तरह का उसमें खाद्य पदार्थ देना पड़ेगा। वैसा खाद्य पदार्थ जिसमें कि कार्बन और नाइट्रोजन ज़्यादा मिलता हो, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट जैसे मकई का आटा हो गया और इस तरह के जो चीज़ें रहती हैं, और प्रोटीन जिसमें कि सरसों की खल्ली ओगड़ा जो होता है, इनको गुड़ ओगड़ा के साथ मिला करके पहले बायोफ्लॉक छोटे से जगह में बना लेते हैं, छोटे से बर्तन में इसको बना लेते हैं, और इसके बाद फिर जो 25,000 लीटर वाले जो टैंक आपने बनाया है उसमें इसको डाला जाता है। अब जो भी आप मछली को ऊपर से खाना देंगे इस टैंक में, वो अमोनिया तो बनाएगा ज़रूर, लेकिन ये जो बैक्टीरिया है जो बायोफ्लॉक के रूप में आपके टैंक में डेवलप कर गया है, ये अमोनिया को तोड़ देगा और नाइट्रेट में बदल देगा, जो कि मछली के लिए हानिकारक नहीं है। और ये बैक्टीरिया को ये मछलियाँ खाते भी रहेगी, मतलब उसको भोजन भी मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ जो आपका पानी हमेशा साफ रहेगा और उसमें कोई भी जहरीला चीज़ नहीं होगा जो मछली को मार सके। इसमें आवश्यकता ये होती है जो ऑक्सीजन का सप्लाई बहुत होना चाहिए। 24 घंटा ऑक्सीजन का एरेटर लगा होना चाहिए और लगातार उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह होना चाहिए। ये बायोफ्लॉक की सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो अमोनिया
बनता रहेगा और वो फिर मछली इसमें मर जाएगी। इसलिए अगर आप बायोफ्लॉक शुरू कर रहे हैं तो आपको ऑक्सीजन का व्यवस्था करना पड़ेगा और 24 घंटा अगर बिजली नहीं रहे तो उसको बैटरी या जनरेटर से चलाना पड़ेगा। ये एक मुख्य अवयव है, मुख्य ज़रूरी चीज़ है जो बायोफ्लॉक में काम आती है। अब इस टैंक में आप कोई भी मछली डाल सकते हैं, लेकिन साधारणतः किसान क्या करते हैं, जो तेज़ी से बढ़ने वाली जो मछली है उनको डालने से उनकी बढ़त अच्छी मिलती है और लाभ भी अच्छा मिलेगा। आप इसमें रोहू, कतला, मृगल भी डाल सकते हैं, मांगुर डाल सकते हैं या पेंगेसियस डाल सकते हैं, तिलापिया डाल सकते हैं। लेकिन देखा यह गया है जो तिलापिया और पेंगेसियस थोड़ा हार्डी फिश है, थोड़ा वो ज़्यादा अपने अनुकूल वातावरण में तो अच्छा रहता है, ये प्रतिकूल वातावरण में भी वो थोड़ा बर्दाश्त कर सकता है। तो उस तरह का मछली यदि आप इसमें डालते हैं तो काफ़ी इससे उत्पादन मिल सकता है। एक टैंक से अगर 25,000 लीटर का टैंक है तो 500 से लेकर 1,000 किलोग्राम मछली आप उसमें निकाल सकते हैं। ये निर्भर करता है जो आप उसको खाना कैसा दे रहे हैं और पानी का क्वालिटी, पानी कैसे आप रख रहे हैं उसके अनुकूल है कि नहीं है। बायोफ्लॉक्स तकनीक से मछली पालन करने के फायदे: कम लागत, पानी की बचत, सीमित जगह में मछली पालन, श्रमिक की कम लागत, मछलियों में बीमारियां कम लगती हैं, चोरी का खतरा नहीं होता है। साधारणतः इसमें जो उत्पादन लेते हैं हर 6 महीना पर उसको बदल देते हैं। अगर मछली आपका 3 महीना या 4 महीने में आधा किलो आकार की हो गई तो आप उसको निकाल के बाजार में बेच करके नया फिर जीरा उसमें डाल दें और फिर ले सकते हैं। तो साल में 2 से 3 बार आप आराम से यहाँ से मछली का उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। सहजन एक बहुउपयोगी पौधा है। इससे आयुर्वेदिक दवा तैयार की जाती है। इन सभी फायदों को देखते हुए आप भी सहजन की खेती करना चाहते हो तो कैसे करें इसकी खेती, इस बारे में बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह ठाकुर। सहजन बहुवार्षिक, कमजोर तना और छोटी छोटी पत्तियों वाला लगभग 10 मीटर से भी ऊंचा पौधा होता है, जो न सिर्फ उत्पादन ज्यादा देता है बल्कि यह प्रोटीन, लवण, लोहा, विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर है। मैं आज आपको सहजन, जिसे आम भाषा में मुनगा भी कहा जाता है, की खेती और उसके पोषण के बारे में कुछ सामान्य जानकारी और उसके उपयोग के तरीकों के बारे में बताऊंगा। यह एक बहु उपयोगी पोषण से भरा हुआ एक वृक्ष है। इसकी फली, पत्तियां, पुष्प और इसकी जड़ें पोषण से भरपूर हैं। इसमें प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और अन्य तत्व जैसे बीटा कैरोटीन और विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जिनसे शरीर में भिन्न भिन्न रोगों की रोकथाम होती है। प्रजातियों का जो चयन है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की उत्पादन में प्रजाति है उसका उपयोग अलग अलग प्रकार की उपयोगिता के हिसाब से किया जाता है। कि जैसे अगर हमें हाई डेंसिटी, मतलब जिसको कहते हैं सघन उत्पादन लेना है, तो PKM1 एक बहुत अच्छी प्रजाति है। दूरी के लिए लेने के लिए PKM2 और PKM3 बहुत उम्दा प्रजाति हैं। इसके अलावा ज्योति 1, ज्योति 2 नाम की 2 वैरायटियां हैं जिनका उपयोग बहुत अच्छे से किया जा सकता है। सहजन की खेती सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है। यहाँ तक कि बेकार, बंजर और कम उर्वरा शक्ति वाली भूमि में भी इसकी खेती की जा सकती है। परंतु व्यावसायिक खेती के लिए साल में 2 बार फल देने वाले सहजन के लिए 6 से 7.5 pH मान वाली बलुई दोमट मिट्टी बेहतर पाई गई है। खेती 2 प्रकार से की जा सकती है। एक, खेत पर सीधे रोपाई करके, या फिर मुनगे के बीजों को छांव में छोटी छोटी पन्नियों में बीजों एक 2 बीज एक पॉलिथीन में, छोटी छोटी पॉलिथीन में रोप कर आप उसको छांव में विकसित कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में खेती करने के लिए 500 ग्राम बीज पर्याप्त है। साल में 2 बार फलन के लिए बीज से प्रवर्धन करना अच्छा होता है। बीज को सीधे तैयार गड्ढों में या फिर पॉलीथीन बैग में तैयार कर गड्ढों में लगाया जा सकता है। पॉलीथीन बैग में पौधे 1 महीने में लगाने योग्य तैयार हो जाते हैं। और फिर बरसात आने पर आप उनको गड्ढों के थ्रू
गड्ढों के द्वारा खेत में रोप सकते हैं या मेड़ पे रोप सकते हैं, या जहां आपके पास ज़मीन हो आप कम पौधे रोप सकते हैं, घर के उपयोग के हिसाब से रोप सकते हैं। सहजन के पौध की रोपनी गड्ढा बनाकर की जाती है। खेत को अच्छी तरह से साफ करने के बाद उसमें 2.5 गुणे 2.5 मीटर की दूरी पर 45 गुणे 45 गुणे 45 सेंटीमीटर आकार का गड्ढा बनाते हैं। गड्ढे की ऊपरी मिट्टी में 10 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाकर गड्ढे को भर देते हैं। ऐसा करने के बाद जो हमारे तैयार किए गए पौध हैं, जिनकी ऊंचाई 1 से 1.5 फीट या उससे कम हो, उनको उचित दूरी पर, जैसे 1.5 बाई 1.5 या 2 बाई 2 मीटर की अंतर पर इनको रोपें। और बरसात के मौसम में अगर आप सिंचाई दे रहे हैं तब आप इन्हें सिंचाई दें, और अगर बरसात हो रही है तो इनके आसपास थाला ना बनाएं, इन पर मिट्टी चढ़ा के रखें, क्योंकि अगर बरसात के मौसम में जड़ों के आसपास इकट्ठा हुआ पानी तनों को, छोटे छोटे पौधों के गलन कर देता है, इसलिए थाला ना बनाएं, या फिर जल निकासी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था करके रखें। और जब पौध लगभग 75 सेंटीमीटर का हो जाए तो पौध के ऊपरी भाग की खोटनी कर दें। इससे बगल से शाखाओं को निकलने में आसानी होगी। रोपनी के 3 महीने के बाद 100 ग्राम यूरिया, साथ ही 100 ग्राम सुपर फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश प्रति गड्ढा की दर से डालें तथा इसके 3 महीने बाद 100 ग्राम यूरिया प्रति गड्ढा का पुनः व्यवहार करें। अच्छे उत्पादन के लिए सिंचाई करना लाभदायक है। गड्ढों में बीज से अगर प्रवर्धन किया गया है तो बीज के अंकुरण और अच्छी तरह से स्थापन तक नमी का बना रहना आवश्यक है। फूल लगने के समय खेत ज्यादा सूखा या ज्यादा गीला रहने पर फूल के झड़ने की समस्या होती है। फसल सुरक्षा के लिए सबसे उपयुक्त है कि हम फसल में लगने वाले कीड़ों को जानें। वैसे तो सहजन के पौधे में विशेष कोई कीट या रोग का प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर जल भराव की स्थिति बनती है तो पौधा किसी भी स्थिति में तना गलन, जिसको हम रूट राट भी कहते हैं, हो जाता है। इससे बचाव के लिए हम जल निकास की उचित व्यवस्था करें, और अगर भराव की स्थिति बनती है तो रेडोमिल MZ 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से ड्रेंचिंग करें। इसके अलावा कुछ कीट व्याधियां भी उसमें आती हैं, जिसके लिए हम नीम का तेल 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। इसका पौधा 4 से 6 मीटर ऊंचा होता है तथा 90 से 100 दिनों में इसमें फूल आता है। जरूरत के अनुसार विभिन्न अवस्थाओं में फल की तुड़ाई करते रहते हैं। पौधे लगाने के लगभग 160 से 170 दिनों में फल तैयार हो जाता है। साल में एक पौधे से 65 से 70 सेंटीमीटर लंबा तथा औसतन 6.3 सेंटीमीटर मोटा 200 से 400 फल या 40 से 50 किलो फल मिलता है। यह काफी गूदेदार होता है तथा पकाने के बाद इसका 70% भाग खाने योग्य होता है। इसके पौध से 4 से 5 वर्षों तक पेड़ी फसल ली जा सकती है। प्रत्येक वर्ष फसल लेने के बाद पौधे को जमीन से 1 मीटर छोड़कर काटना आवश्यक होता है, जिससे बहुत अच्छी क्वालिटी के बीज और अच्छी क्वालिटी के पत्ते प्राप्त होते हैं, क्योंकि इसके पत्ते भी बहुत पोषक होते हैं। और सोशल मीडिया पर बेहद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेती बाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत सरकार एवं कृषि विज्ञान केंद्र संघरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर हनुमानगढ़ जिले के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि मूंगफली की खड़ी फसल में दीमक एवं सफेद लट कीट के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20 EC 600 मिलीलीटर दवा प्रति बीघा की दर से सिंचाई के पानी के साथ प्रयोग करें। ग्वार की फसल में सफेद मक्खी एवं हरा तेला की रोकथाम के लिए ब्यूप्रोपोजिन 25 EC 200 मिलीलीटर या डाइनोटोफ्यूरॉन 20 SG 40 ग्राम, निम्बेसिडिन 300 ppm 90% आयल बेस 250 ml 100 लीटर पानी की दर से मिलाकर छिड़काव करें। थ्रिप्स की रोकथाम के लिए
प्रोपेनोफास 50 EC 250 मिलीलीटर दवा 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मूंग की फसल में चित्ती रोग का प्रकोप होने की संभावना है। यह रोग वर्षा काल के दौरान अधिक होता है। इस रोग के कारण पत्तियों पर छोटे छोटे भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जो कि आगे चलकर फलियों एवं तनों पर भी फैलते हैं। इसकी रोकथाम के लिए स्टेप्टोसाइक्लिन 5 ग्राम दवा तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 300 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर प्रति बीघा की दर से छिड़काव करें। किन्नों के बाग में कैंकर रोग दिखाई देने पर नीला तोता 5 ग्राम व स्टेप्टोसाइक्लिन 10 ग्राम दवा या ब्लू कॉपर 250 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन 10 ग्राम प्रति 100 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर बागों में छिड़काव करें। फलों का गिरना एवं फल सड़ने से बचाव के लिए कार्बेंडाजिम 50 WP 1 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। पशुओं में FMD रोग बरसात में अधिक होता है, इसलिए पशुओं की सतत निगरानी करें और उन्हें वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। बछड़ों को परजीवियों से बचाने के लिए एल्बेंडाजोल तरल या गोली पशु चिकित्सक की सलाह से प्रत्येक पशु को दें। इस मौसम में बाह्य परजीवियों के नियंत्रण के लिए ब्यूटॉक्स 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर पशुओं के शरीर पर लगाएं। मछली तालाब में मछलियों की उचित वृद्धि और विकास के लिए पूरक आहार बहुत महत्वपूर्ण है। पूरक आहार में चावल की भूसी, सरसों की खली, खनिज और विटामिन के साथ पूरक आहार दिया जाना चाहिए। तालाब में घुलित ऑक्सीजन की उचित मात्रा बनाए रखने के लिए हाथ या बांस या यांत्रिक जलवाहक द्वारा पानी को हिलाते रहें। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता हेल्पलाइन के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से जिस प्रश्न को आज के कार्यक्रम में शामिल किया गया उसे पूछा है गांव चिमनपुरा, जिला जयपुर के किसान राहुल कुमार ने। आप केरोंदा की बागवानी पर जानकारी चाहते हैं तो राहुल कुमार जी, केरोंदा की बागवानी पर जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम की ये खास प्रस्तुति। करौंदा का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। आमतौर पर घरों में इससे चटनी, मुरब्बा और अचार बनाया जाता है। यह औषधीय गुणों से भी भरपूर होता है। अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो यह समय इसकी बागवानी के लिए अच्छा है। यह लगभग सभी तरह की मिट्टियों में लगाई जा सकती है। कई किसान तो इसे खेतों की मेड़ों पर भी लगाते हैं। झाड़ीदार और कांटेदार होने के कारण अन्य फसलों की सुरक्षा होती है। इसकी कुछ उन्नत किस्में हैं जो कि इस प्रकार हैं। इसकी रुपाई के लिए सबसे अच्छा होता है कि गड्ढों की खुदाई गर्मी में ही कर लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं कर पाए हैं तो इस समय भी गड्ढा खोद सकते हैं। अगर बाड़ के रूप में लगाना चाहते हैं तो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे की दूरी 3 मीटर रखें और बाग के रूप में लगाना चाहते हैं तो लाइन से लाइन और पौध से पौध की दूरी 3 मीटर रखें। गड्ढे की गहराई 1.5 फीट और चौड़ाई भी 1.5 फीट रखें और 10 दिनों बाद ऊपरी मिट्टी में 10 किलोग्राम गोबर की सड़ी खाद मिलाकर पहले भरें। उसके बाद निचली मिट्टी में सिंगल सुपर फॉस्फेट 500 ग्राम और 20 ग्राम फॉरेट या कार्बोफ्यूरॉन मिलाकर ऊपर भरें और फिर 1 या 2 बारिश के बाद रोपाई का कार्य करें। जहां तक पौधों की उपलब्धता की बात है तो इसके पौधे सरकारी और निजी नर्सरियों में आसानी से मिल जाते हैं। रोपाई की बात की जाए तो पहले से तैयार किए गए गड्ढों में पौधों के अर्ध
बाल के बराबर गड्ढे बनाकर रोपाई कर दें। उसके बाद बहुत हल्की सिंचाई कर दें। इस प्रकार कम देखरेख में ये पौधे बड़ी आसानी से तैयार हो जाते हैं। इसमें किसी तरह के कीट बीमारियों की समस्या भी नहीं आती है और 5 साल बाद से इन पौधों में फल आना शुरू हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से